सिलेरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होने से हमारे आंखों में जो लेंस है उसका फोकल लेंथ चेंज हो सकता है। ठीक है, तो वो जो मिनिमम दूरी है जहां से आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हो, उसी मिनिमम दूरी को हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं, यानी नियर पॉइंट कहते हैं, और यही आपके आंखों के लेंस की मिनिमम फोकल लेंथ है। हेलो सीबीएसई क्लास 10 के चैंपियन बच्चों, आज हम ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर का एक शॉर्ट में वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। यानी ये फास्ट ट्रैक तरीके से आपका ये चैप्टर रिवाइज कराने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि आने वाले यूनिट टेस्ट या आगे आने वाले मिड टर्म में आपको अगर कभी भी रिवीजन करना हो तो आप ये लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ो। मेरा पर्सनल टेलीग्राम, आपको मेरे हर सेशन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा पर्सनल टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम पर ही मैं सारे अपने पीडीएफ शेयर करता हूं, क्वेश्चन शेयर करता हूं, है ना। तो अगर आपने ये वीडियो देखा है, अगर आप नहीं जुड़े हो तो आप टेलीग्राम से कनेक्ट भी हो और इसे शेयर भी करो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एनसीईआरटी के बुक से पढ़ाऊंगा लाइन बाय लाइन, है ना। मेन आपको सारे टॉपिक रिवाइज कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप ये चैप्टर शुरू करते हो तो सबसे पहले आपको इसमें क्या पढ़ना है, ह्यूमन आई के बारे में। तो अगर आपने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले ये ह्यूमन आई का डायग्राम देख लो। ठीक है, अब इस डायग्राम में अलग अलग पार्ट्स हैं और हर पार्ट्स का आपको फंक्शन याद करना है। ठीक है, अब फंक्शन कौन कौन सा पूछा जाता है, तो फंक्शन वाइज जो पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं वो है कॉर्निया है, आइरिस है, प्यूपिल है, सिलेरी मसल्स है और रेटिना है, ऑप्टिक नर्व भी है। ठीक है, तो पहली बात तो ह्यूमन आई का डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, अब फंक्शन एक बार वन बाय वन देख लेते हैं। तो हमारी आंखों की जो सबसे अपर लेयर है वो ये वाली लेयर है ना, और इस अपर लेयर को क्या कहते हैं, कॉर्निया। तो जब लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है तो लाइट बेंड होती है। क्यों? क्योंकि बाहर तो एयर है और अंदर यहाँ लिक्विड भरा हुआ है, देख रहे हो। इस लिक्विड को क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। तो यहाँ जो लिक्विड भरा है उसकी डेंसिटी कुछ और है, यहाँ भी लिक्विड भरा हुआ है, इसको कहते हैं वाइट्रस ह्यूमर, इसकी डेंसिटी कुछ और है। तो बाहर एयर, अंदर ये लिक्विड, तो लाइट बेंड होगी, यानी लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन। अब सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ से होता है, कॉर्निया से। तो अगर कॉर्निया का फंक्शन पूछेगा तो आपको ये लिखना है कि इट बेंड्स मोस्ट ऑफ द लाइट, यानी हमारी आंखों में एंटर करने वाली लाइट का मैक्सिमम रिफ्रैक्शन या मैक्सिमम बेंडिंग कहां से होता है, कॉर्निया से होता है। ठीक है, अब आंख में जब लाइट, आई में लाइट एंटर करेगी तो वो एंटर किस पार्ट से करती है, ये पार्ट आपको ध्यान रखना है। वो एंटर करती कॉर्निया के बाद, उसको लेंस तक जाना है। कॉर्निया से एंटर कर चुकी, जैसे लाइट आ रही थी ये एंटर कर चुकी। अब कॉर्निया के बाद लाइट लेंस तक किस रास्ते से पहुंचेगी, तो यह देख रहे हो, यहां से लेके यहां तक का बीच का जो स्पेस है वो खाली है, और इसे कहते हैं प्यूपिल। तो प्यूपिल का काम क्या है, प्यूपिल का काम है कि अमाउंट ऑफ लाइट जो हमारी आंखों में एंटर कर रही है या लेंस तक जा रही है उसे कंट्रोल करना, है ना। क्योंकि अगर प्यूपिल का साइज छोटा होगा तो कम लाइट एंटर करेगी, बड़ा होगा तो ज्यादा लाइट एंटर करेगी। ठीक है, लेकिन ये प्यूपिल का जो साइज है उसे कौन कंट्रोल करता है, तो ये पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं आइरिस, जो हमारे आंखों का कलर भी डिसाइड करता है। तो आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। तो कॉर्निया का फंक्शन क्लियर हो गया, प्यूपिल का फंक्शन क्लियर हो गया, और आइरिस का फंक्शन क्या है, प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करना। ठीक है, अब लाइट अगर पहुंच गई लेंस तक तो लेंस क्या करेगा, तो हमारी आंखों में जो भगवान ने लेंस दिया है वो कॉन्वेक्स शेप का होता है, और इस लेंस को ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से पकड़ के किसने रखा है, सिलेरी मसल्स ने। तो लेंस का फोकल लेंथ कब बदलेगा, जब लेंस का कर्वेचर बदलेगा, और लेंस का कर्वेचर कब बदलेगा, जब सिलेरी मसल्स या तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी या तो रिलैक्स करेंगी, है ना। यानी सिलेरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होने से हमारे आंखों में जो लेंस है उसका फोकल लेंथ चेंज हो सकता है। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। और आंखों में जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है। अब लाइट रिफ्रैक्ट होकर कहां मिलती है, लाइट रिफ्रैक्ट होकर रेटिना पे मिलती है, और जब रेटिना पे मिलेगी
तो रेटिना पर बनती है इमेज। तो रेटिना एक स्क्रीन की तरह होता है जहां रियल इमेज बनती है, और वो रियल इमेज छोटी होती है और इन्वर्टेड होती है, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो जो भी हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, जैसे हमने हाथी को देखा तो हाथी सीधा है, ठीक है। अब हाथी तो बहुत बड़ा है, हाथी ऑब्जेक्ट है, लेकिन उस हाथी की, एलिफेंट की हमारी आंखों में जो इमेज बनेगी वो हाथी के साइज की नहीं होगी, आंख ही छोटी है, तो आंख के अंदर इमेज जो बनेगी वो भी तो छोटी साइज की होगी। तो यानी आंखों पर इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पे बनती है। कैसी बनती है? रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, यानी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में साइज में छोटी बनती है। अब यहां जब जैसे ही इमेज बनेगी तो रेटिना पे होते हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स, तो वो जनरेट करेंगे क्या? इंपल्स, विजन का इंपल्स, और वो इंपल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहां चला जाएगा? वो चला जाएगा ब्रेन में, और ब्रेन फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और उस इमेज को वापस से सीधा करके हमें बताएगा कि आप हाथी देख रहे हो, इस कलर का हाथी देख रहे हो, इतना बड़ा हाथी देख रहे हो, इतने दूरी पे हाथी देख रहे हो। तो ऑप्टिक नर्व का काम है कि रेटिना पर जो विजन का सिग्नल इंपल्स जनरेट हुआ उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना कहां तक? ब्रेन तक। ठीक है, क्लियर? तो यहां तक आपको सारा कुछ समझ में आ गया, हर पार्ट्स का मैंने फंक्शन बता दिया। अब ह्यूमन आई को कंपेयर किससे किया गया है? कैमरा से। क्यों कंपेयर किया गया? क्योंकि जो चीजें कैमरा में होती हैं वही चीजें आंखों में होती हैं। कैमरा में स्क्रीन होता है जहां इमेज बनता है, फिल्म जिसे कहते हैं। हमारे आंखों में भी स्क्रीन है जहां इमेज बन रहा है, दैट इज रेटिना। कैमरा में भी लेंस होता है, आंखों में भी लेंस है। कैमरा में भी अपर्चर होता है जिससे लाइट एंटर करती है, हमारे आंखों में भी अपर्चर है जहां से लाइट एंटर कर रही है लेंस तक। तो इसका मतलब ह्यूमन आई इज लाइक ए कैमरा। ठीक है, अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या? पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब इसको समझना है बहुत जरूरी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ जाता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब इंसान की जो जरूरत है वो ये है कि उसे पास के ऑब्जेक्ट्स भी देखना है, उसे दूर के ऑब्जेक्ट भी देखना है ना। उसे पास में रखा हुआ कप भी चाहिए, अखबार भी देखना है, और उसे दूर नजर आ रहा रात को चांद वो भी देखना है। तो यानी कि ये कैसे पॉसिबल होगा कि इंसान नियर बाई ऑब्जेक्ट्स भी देख ले और दूर के ऑब्जेक्ट्स भी देख ले? तो ये तभी पॉसिबल है कि जब इंसान अपनी आंखों में पाए जाने वाला जो लेंस है उसके फोकल लेंथ को क्या करे? चेंज करे। जब दूर का देखना हो तो फोकल लेंथ बढ़ा दे, और जब पास का देखना हो तो फोकल लेंथ कम कर दे। और फोकल लेंथ कैसे चेंज होगा? ज्यादा या कम कैसे होगा? सिलियरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होने से। और इसी कैपेबिलिटी को, एबिलिटी को हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो अगर कभी इसकी डिफिनीशन लिखने को आ जाए तो क्या लिखोगे? द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई लेंस। एबिलिटी है किसकी? लेंस की। द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई लेंस टू एडजस्ट या टू चेंज, जो लिखना चाहो वो लिखो। टू एडजस्ट, या एडजस्ट की जगह चेंज भी लिख सकते हो। टू एडजस्ट या चेंज, क्या चेंज करना? फोकल लेंथ को चेंज करना। टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इन ऑर्डर टू, और फोकल लेंथ चेंज करना क्यों पड़ रहा है? ताकि हम नियर बाई और डिस्टेंट यानी बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स दोनों को देख सके। इन ऑर्डर टू व्यू यानी देखने के लिए, इन ऑर्डर टू व्यू नियर बाई एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। इसी एबिलिटी को क्या कहा जाता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हमें पास का देखना है तो फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, दूर का देखना है फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, और उसके लिए सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि रिलैक्स करेगी? तो यानी दो ऑप्शन है। तो अब इसको टेबल के फॉर्म में समझ लो, है ना। पहले मैंने बनाया
कि पहले मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर मुझे दूर का ऑब्जेक्ट देखना है, टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब अगर मुझे दूर के ऑब्जेक्ट देखना है तो फिर हमारी आंखों में क्या चेंज होगा? तो ये एनसीईआरटी में साफ साफ बताया हुआ है, देखो ध्यान से। देखो, जब आप यहां पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ये आया पावर ऑफ एकोमोडेशन, है ना। तो अगर आपको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखना है, लिखा है ना, टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी दूर के ऑब्जेक्ट। दूर के ऑब्जेक्ट जैसे कि 500 मीटर पे हो सकता है कि ट्रेन आ रही है, वो देखना चाह रहे हो, या हो सकता है आसमान में कोई प्लेन जा रहा है, आप नीचे से देख रहे हो, तो ये दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आपको दूर के ऑब्जेक्ट देखना है तो फिर क्या होगा? तो आपकी जो सिलेरी मसल्स है फिर वो क्या करेगी? तो आपकी सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सिलेरी मसल्स रिलैक्स, क्योंकि मसल्स है, मसल्स या तो कॉन्ट्रैक्ट करती है या तो रिलैक्स करती है। तो अगर हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो हमारी सिलेरी मसल्स क्या होगी? रिलैक्स हो जाएगी। तो यहां मैं क्या लिख दूं? यहां मैं ये लिख दूं, क्या? सिलेरी मसल्स गेट रिलैक्स्ड। ठीक है, ये रिलैक्स हो जाती है। अब सिलेरी मसल्स रिलैक्स होगी तो उसका असर किस पे पड़ेगा? तो आप खुद सोचो, सिलेरी मसल्स ने किसको पकड़ के रखा था? मैंने डायग्राम में बताया था, लेंस को पकड़ के रखा है। तो सिलेरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से जो लेंस का शेप है वो बदलेगा। अगर मैं किसी चीज को पकड़ के रखा हूं, है ना, अब मैंने इस पेपर को मान लो अपनी उंगलियों से पकड़ के रखा है, तो मेरी उंगलियां अगर क्या करेंगी? मूव करेंगी तो पेपर का शेप चेंज होगा। ठीक उसी तरह सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगी तो जो लेंस का कर्वेचर है, शेप है, वो चेंज होगा। ठीक है, तो जब हमारी दूर को चीजों को देखना पड़ता है तो हमारी सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो जाती है, और रिलैक्स होने से जो लेंस है वो क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। लेंस बिकम थिन, क्योंकि कर्वेचर कम हो जाता है। ठीक है, लेंस बिकम थिन, लेंस बिकम थिन, और लेंस पतला होगा, थिन हो जाएगा, तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, thus इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस, तो उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। फोकल लेंथ इंक्रीजेस। और अगर हमारी आंखों के लेंस का फोकल लेंथ बढ़ गया तो हमें फोकल लेंथ ज्यादा है, यानी अब दूर के ऑब्जेक्ट्स भी क्लियरली नजर आएंगे, क्योंकि जैसे ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो वैसा फोकल लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। यानी दूर के ऑब्जेक्ट देखना है तो फोकल लेंथ भी बढ़ाना पड़ेगा, पास के ऑब्जेक्ट देखना है तो फोकल लेंथ घटाना पड़ेगा, है ना। जैसी भावना वैसा विचार, वही चीज है कि जैसे ऑब्जेक्ट्स को देखना है वैसा फोकल लेंथ होना चाहिए। दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है तो फोकल लेंथ ज्यादा होना चाहिए, पास के ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो फोकल लेंथ कम होना चाहिए। तो अगर दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है तो ये आपकी आंखों में परिवर्तन, चेंजेस होंगे। लेकिन अगर आपको पास में रखा हुआ एक अखबार देखना है, क्या न्यूज है, आपके पापा या आप पढ़ना चाहते हो, तो टू व्यू नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, टू व्यू नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, तो क्या होगा? तो जो यहां हुआ था उसका उल्टा होगा। तो अगर आप पास के ऑब्जेक्ट्स देखना चाहते हो तो आपका जो सिलेरी मसल्स है, सिलेरी मसल्स वो क्या हो जाएगा? सिलेरी मसल्स जो रिलैक्स हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिलेरी मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर आपको पास के ऑब्जेक्ट देखना है। अब अगर सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो जो लेंस है वो क्या हो जाएगा? यहां थिन हुआ था वहां थिक हो जाएगा, है ना। आई लेंस बिकम थिक, थिक, थिक मतलब कर्वेचर, लेंस का कर्वेचर बढ़ जाएगा। लेंस के कर्वेचर बढ़ने से, लेंस के मोटे होने से उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो फोकल लेंथ डिक्रीजेस।
फोकल लेंथ डिक्रीजेस, और लेंस का फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा तो फिर नियर बाई ऑब्जेक्ट्स आप आसानी से देख सकोगे। बात समझ में आई? हाँ, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, है ना। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है और वो होता कैसे है? ह्यूमन आई के लेंस का जो फोकल लेंथ है उसे कम ज्यादा करना, ताकि हम पास और दूर दोनों के ऑब्जेक्ट्स को देख सके, यही पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है। लेकिन ये होगा कैसे, कैसे फोकल लेंथ कम ज्यादा होगा, तो वो मैकेनिज्म समझाया गया है। ठीक है, चलिए अब आता है इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है आई डिफेक्ट। क्योंकि आंखों में डिफेक्ट होता है तभी तो लोग चश्मा पहनते हैं, है ना। लेकिन उसके पहले हमें यह समझ में आना चाहिए कि जब आपने ये देख लिया कि हमारे आंखों का जो फोकल लेंथ है वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो ज्यादा और कम की कोई लिमिट है? हाँ, लिमिट है। अब वो लिमिट क्या है? तो आंखों का जो फोकल लेंथ है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, क्या जो मैक्सिमम लिमिट है उसे हम कहते हैं फार पॉइंट। क्या कहते हैं? फार पॉइंट। और वो जो मैक्सिमम लिमिट होता है वो होता है इंफिनिटी। यानी हमारे आंखों के लेंस का फोकल लेंथ बढ़ते 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 कितना बढ़ सकता है? इंफिनिटी तक बढ़ सकता है। इसीलिए इंफिनिटी पर रखी हुई ऑब्जेक्ट भी दिखाई देती है। सन हमसे कितने दूरी पर है? हम बोल सकते हैं ना, अरे बहुत दूरी पर है, यानी इन्फिनाइट डिस्टेंस पे। तो सन आप देख पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके आंखों का लेंस का जो फोकल लेंथ है वो भी बढ़कर कितना हो सकता है? इंफिनिटी तक हो सकता है। तो जैसी फोकल लेंथ वहां तक की चीजें दिखाई देंगी। तो ये कहलाता है फार पॉइंट। तो फोकल लेंथ की एक मैक्सिमम लिमिट है तो एक मिनिमम लिमिट भी है। अब वो मिनिमम लिमिट कितनी है? यानी फोकल लेंथ डिक्रीज होते होते क्या जीरो हो जाएगा? नहीं। तो फिर कितना हो सकता है? वो बताया गया है आपके एनसीईआरटी में 25 सेंटीमीटर। यानी हमारे आंखों में लेंस की जो फोकल लेंथ है वो मिनिमम कितनी हो सकती है? 25 सेंटीमीटर हो सकती है। और इसी को कहते हैं कौन सा पॉइंट? इसी को कहते हैं नियर पॉइंट। क्या कहते हैं? नियर पॉइंट। और नियर पॉइंट कितना होता है? अभी बताया 25 सेंटीमीटर होता है। और इसी नियर पॉइंट को एक नाम और दिया गया है। क्या दिया गया है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या बोला गया है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना। यहां देखो, अगर पैराग्राफ में कहीं मिलेगा, हाँ ये देखो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट यानी सबसे कम, सबसे कम दूरी। सबसे कम दूरी किस चीज की? डिस्टिंक्ट विजन की। यानी किसी ऑब्जेक्ट को साफ साफ बिना आंखों पे स्ट्रेस डाले क्लियर देखने के लिए आपके आंखों की जो फोकल लेंथ है लेंस की, वो मिनिमम कितनी हो सकती है? 25 सेंटीमीटर हो सकती है। यानी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना चाहते हैं तो आप कम से कम उसको कितनी दूरी पे रख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर पे। और अगर वो ऑब्जेक्ट आपकी आंखों से 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पे रहा तो फिर उस ऑब्जेक्ट को आपको क्लियरली नहीं दिख पाओगे। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ तो मिनिमम 25 है और ऑब्जेक्ट की दूरी फोकल लेंथ से कम है। तो मैंने बोला था ना, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा फोकल लेंथ चाहिए। इसीलिए डिस्टिंक्ट विजन, क्लियर विजन 25 सेंटीमीटर से कम पे नहीं आता। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, अब आप खुद ही देखो, मैं पेन को बहुत करीब कर लेता हूं। अब ये आंखों से इस पेन की दूरी 25 सेंटीमीटर से कम है, हाँ है। अब मुझे पेन देखने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा ब्लर दिख रहा है, मैं थोड़ा इसको दूर ले जाता हूं। अभी मान लो ये 20 सेंटीमीटर पे, 21, 22, 23, 24, 25, हाँ अब पेन क्लियर दिख रहा है। 25 से ज़्यादा 30, हाँ क्लियर दिख रहा है। 50 क्लियर दिख रहा है। और इसको मैं 2 किलोमीटर रख दूं तो भी मुझे पेन दिखाई देगा, ब्लर नहीं दिखेगा, पेन दिखाई देगा। तो यानी कि ये नियर पॉइंट को ही दूसरा नाम है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो आप क्या बोलोगे? किसी ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली देखने के लिए, क्लियर देखने के लिए, बिना किसी आंखों पे स्ट्रेन डाले
है ना। तो वो जो मिनिमम दूरी है जहां से आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हो, उसी मिनिमम दूरी को हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं, यानी नियर पॉइंट कहते हैं। और यही आपके आंखों के लेंस की मिनिमम फोकल लेंथ है। अब आंखों में डिफेक्ट कब होगा? जब ये फार या नियर पॉइंट क्या हो जाए, बदल जाए। तो यानी हमारा देखने का जो दायरा है, कहां से कहां तक की चीजों को देख सकते हैं, तो हम 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक की चीजों को आराम से देख सकते हैं। ये हमारा विजन का रेंज है, रेंज ऑफ विजन, देखने का दायरा। अब जब हमें कोई दिक्कत होती है, आई डिफेक्ट, तो वो दिक्कत या तो मायोपिया होती है, या तो हाइपरमेट्रोपिया होती है, या तो प्रेसबायोपिया होती है। और इसीलिए हम क्या पहनते हैं? चश्मा पहनते हैं जिसमें लेंस होता है। तो अब हम आई डिफेक्ट को पढ़ सकते हैं। तो आई डिफेक्ट को पढ़ने के लिए हमारा ये चीज क्लियर होना चाहिए कि फार पॉइंट और नियर पॉइंट होता कितना है। ठीक है, अब देखो, अब जो मायोपिया है, अब सबसे पहले मायोपिया, तो मायोपिया जो डिफेक्ट है, वो पहली चीज ये पढ़ना पड़ेगा कि वो होता क्यों है। ऐसा क्या हो जाए आपकी आंखों में कि आपको मायोपिया हो जाए। और अक्सर लोगों को मायोपिया सबसे ज्यादा कॉमन है। ठीक है, क्लियर। तो यहां देखो दो रीजन बताए गए। मायोपिया का जो रीजन बताया गया है, वो पहला रीजन है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, यानी लेंस का कर्वेचर बढ़ जाएगा, एक्सेसिव कर्वेचर, तो उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी। यानी जो फोकल लेंथ मैक्सिमम कितनी हो सकती है, फोकल लेंथ मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो हमारे लेंस का फोकल लेंथ मैक्सिमम कितना हो सकता है, इन्फिनिटी। अब ये फार पॉइंट इन्फिनिटी पर जो है वो आगे आ जाए, आंखों के करीब आ जाए। यानी मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में फार पॉइंट कम्स क्लोजर टू द आई, कम्स क्लोजर टू द आई, आंखों के करीब आ जाता है। तो आप खुद ही सोचो, नियर पॉइंट वहीं का वहीं है, फार पॉइंट आंखों के करीब आ जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो मान लो ये फार पॉइंट अभी यहां था, अब ये फार पॉइंट यहां आ जाए, तो यहां आने की वजह से अब जो ऑब्जेक्ट आपको पहले दिखाई दे रहा था, मान लो कोई ऑब्जेक्ट पहले यहां था, वो दिखाई दे रहा था, क्यों? क्योंकि आपकी फोकल लेंथ जो थी वो यहां तक थी। लेकिन अब वो ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि अब आपके आंखों का जो फोकल लेंथ का जो मैक्सिमम जो फार पॉइंट है वो यहां आ गया, और इसके आगे के ऑब्जेक्ट्स आपको नहीं दिखाई देंगे। तो इसके आगे के मतलब दूर के हुए कि पास के हुए, तो पास का तो नियर पॉइंट है, पास का तो नियर पॉइंट है, ये रही आपकी आंख। तो मायोपिया में फार पॉइंट आंखों के करीब आ जाता है, फार पॉइंट आंखों के करीब आ जाता है, और इस वजह से आंखों के करीब आ जाने की वजह से जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट जो पहले दिखाई दे सकते थे अब नहीं दिखाई देते। तो मायोपिया डिफेक्ट में क्या होता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने में दिक्कत होती है। ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन क्लियरली, distant objects are not seen clearly। दूर के ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते, दिखाई देते मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा, नहीं, आपको दिखेंगे लेकिन ब्लर दिखेगा। आप ए बी सी डी नहीं पढ़ पाओगे, नहीं समझ में आएगा कि पेड़ है कि पत्ती है, क्योंकि दूर के ऑब्जेक्ट देखने में आपको ब्लर विजन आ रहा है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपके आंखों का फार पॉइंट आंखों के करीब आ गया। और ऐसा क्यों हुआ? तो इसका पहला रीजन था ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, और इसका दूसरा कारण था इलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल। तो कभी ये क्वेश्चन आ जाए, जो पूछा भी था, कि आई बॉल के इलॉन्गेशन से कौन सा आई डिफेक्ट होता है, तो आंसर क्या होगा? मायोपिया। ठीक है, अब मायोपिया का जो डायग्राम है, डिफेक्ट वाला डायग्राम, ये बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते। ये देखो, ये जो डायग्राम है, ये अगर आपसे पूछा जाए या कहा जाए कि मायोपिया डिफेक्ट का रे डायग्राम बनाओ, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है, इसमें ये ओ डैश क्या है, नॉर्मल आंखें होती
तो ये वो फार पॉइंट है नॉर्मल आंखों का, लेकिन मायोपिया में फार पॉइंट आंखों के करीब आ जाता है। तो ओ क्या है? मायोपिक आई का। ऐसी आंखें जिसमें मायोपिया है उन आंखों का क्या है? ये फार पॉइंट है, और ये नॉर्मल आंखों का फार पॉइंट ओ डैश है। और मायोपिया में क्योंकि इलॉन्गेशन होता है या एक्सेसिव कर्वेचर होता है, फोकल लेंथ थोड़ी कम हो जाती है लेंस की, इस वजह से जब हम दूर के ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उनकी इमेज रेटिना पर ना बनकर रेटिना के फ्रंट में बनती है। कहाँ बनती है? तो मायोपिया में इमेज का फॉर्मेशन रेटिना के फ्रंट में होता है, और जब भी रेटिना पर नहीं बनेगी इमेज तो वो इमेज नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ रेटिना पे ना बनकर रेटिना के सामने बना, इसीलिए आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देगा। अब इसको सही कैसे करें? तो हम आंखों के ऊपर जो चश्मा यूज करेंगे उसमें लेंस कौन सा यूज करेंगे? कॉनकेव। तो कॉनकेव लेंस का नेचर क्या होता है? डाइवर्जिंग। पावर क्या होता है? माइनस में। यानी जितने बच्चे या जो लोग माइनस पावर का चश्मा पहन रहे हैं वो कॉनकेव लेंस यूज कर रहे हैं। तो कॉनकेव लेंस को रेज को क्या करेगा? फैला देगा। तो अगर ये रेज फैल कर पीछे मिलेंगी तो ये रेटिना पर मिलेंगी, तो रेटिना पर इमेज बनेगा और आपको दूर का ऑब्जेक्ट भी क्लियरली दिखाई देने लगेगा। तो मायोपिया डिफेक्ट को हम कॉनकेव लेंस से ठीक करते हैं। तो ये आपका डायग्राम मायोपिया का करेक्शन वाला डायग्राम है। तो ये दोनों डायग्राम की प्रैक्टिस होनी चाहिए। डिफेक्ट का डायग्राम बोलेगा तो ये बनाना, और मायोपिया का करेक्शन वाला डायग्राम बोलेगा तो ये वाला डायग्राम बनाना। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे डिफेक्ट पे। दूसरा डिफेक्ट क्या है? दूसरा डिफेक्ट है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया में आपका फार पॉइंट अपनी जगह पर रहता है, यानी कहां? इन्फिनिटी पर। लेकिन जो नियर पॉइंट है, जो होना चाहिए कहां? 25 पर, वो नियर पॉइंट 25 की जगह वो आंखों से दूर शिफ्ट हो जाता है। जैसे आंख यहां है तो नियर पॉइंट होना कितना चाहिए था? 25 पे, लेकिन ये फार पॉइंट तो अपनी जगह पे है। नियर पॉइंट 25 से ये थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाता है, यानी आंखों से दूर हो जाता है। तो यहां भी देखने का दायरा क्या हो जाएगा? थोड़ा कम। तो दिक्कत कहां आएगी? यहां के ऑब्जेक्ट्स, यानी आंखों के करीब के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने में दिक्कत आती है ना। तो हाइपरमेट्रोपिया में हम क्या लिखेंगे? नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मूव्स अवे फ्रॉम आई। मूव्स अवे फ्रॉम आई, आंखों से दूर मूव कर जाता है। मूव्स अवे फ्रॉम आई। ठीक है, क्लियर? तो इस वजह से कहां के ऑब्जेक्ट्स को देखने में दिक्कत आएगी? मान लो ये 25 की जगह कितना हो गया? ये 25 की जगह हो गया, 25 सेंटीमीटर की जगह ये हो गया 1 मीटर, है ना। अब आपका जो नियर पॉइंट है वो दूर शिफ्ट हो गया। तो ये अपनी जगह था, ये 25 से 1 मीटर पे आ गया। तो अब यहां के ऑब्जेक्ट, यानी 25 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर के बीच में जो ऑब्जेक्ट हैं वो अब आपको क्लियरली नहीं दिखाई देंगे, है ना। क्लियर? ये होता है हाइपरमेट्रोपिया। इसलिए हाइपरमेट्रोपिया को क्या कहते हैं? फार साइटेडनेस, यानी फार का दिख रहा है, पास का नहीं दिखता। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने में दिक्कत आती है हाइपरमेट्रोपिया में। और ऐसा हुआ क्यों? क्यों हुआ ऐसा? कोई कारण रहा होगा? हाँ, इसके 2 कारण हैं। या तो लेंस का जो फोकल लेंथ है उसका ज्यादा बढ़ जाना, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, या आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल। आई बॉल के छोटे हो जाने के कारण या लेंस के फोकल लेंथ के ज्यादा बढ़ जाने के कारण जो नियर पॉइंट है वो आंखों से दूर चला जाता है। और इस वजह से जब आप पास के ऑब्जेक्ट्स, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देखते हो तो उससे निकलने वाली जो लाइट है वो जब आपकी आंखों में एंटर करती है तो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के पीछे होता है। मायोपिया में कहाँ होता था? रेटिना के सामने, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के पीछे। तो ये डायग्राम आपको कब बनाना है? हाइपरमेट्रोपिया का अगर डायग्राम पूछेगा तो ये वाला डायग्राम बनाना है। इसकी प्रैक्टिस करो। बच्चे बस देख लेते, सोचते हैं कि बस बना देंगे। अरे कम से कम 4-5 बार खुद बनाओ, फिर चेक करो कि मेरे से गलत बना है कि सही बना है।
और फिर यहां अगर आपसे कोई पूछे कि एन डैश क्या है, तो नॉर्मल आंखों का नियर पॉइंट, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट आंखों से दूर चला जाता है, तो ये दूर होकर अब आ गया एन पर, यहां पर। तो एन क्या है? हाइपरमेट्रोपिक आंखों का नियर पॉइंट, और ये नॉर्मल आंखों का नियर पॉइंट। अब हम इसे ठीक कैसे करें? तो अगर आप अपनी आंखों के बाहर जो चश्मा है उस चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लो, तो कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कन्वर्जिंग होता है। वो क्या करेगा? लाइट रेस को और ज्यादा कन्वर्ज करेगा, अंदर की तरफ मोड़ देगा, और जो लाइट रेज रेटिना के पीछे मिल रही थी वो अब रेटिना पर मिलेंगी, और रेटिना पर बनते ही रेटिना पर इमेज बनेगा तो वो दिखाई देने लगेगा, क्योंकि रेटिना पे ही तो लाइट सेंसिटिव सेल है, सिग्नल तभी तो जनरेट होगा और ब्रेन तक ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाएगा। तो हाइपरमेट्रोपिया को हम कॉन्वेक्स लेंस से ठीक करते हैं। तो ये उसका करेक्शन वाला डायग्राम है, ठीक है। अब आता है एक तीसरा, प्रेस बायोपिया, और ये बूढ़ों में ज्यादा होता है, प्रेस बायोपिया। और इसमें क्या होता है? इसमें फार पॉइंट आंखों के करीब भी आ जाता है और नियर पॉइंट आंखों से दूर भी चला जाता है, दोनों चीजें हो जाती है। यानी मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट को कंबाइन कर दो तो बन जाता है प्रेस बायोपिया। तो अगर फार पॉइंट आंखों के करीब आ जाएगा, नियर पॉइंट आंखों से दूर चला जाएगा, तो आपका देखने का जो दायरा है, रेंज, जो पहले जब आपकी आंखें नॉर्मल थी तो आपके देखने का दायरा ज्यादा था, लेकिन ये दोनों चीजें पास आ जाएंगी तो ना पास का दिखेगा ना दूर का दिखेगा। तो प्रेस बायोपिया जो ओल्डर लोगों में होता है, उन्हें ना पास का अखबार पढ़ने में समझ में आता है, ना दूर से कोई गाड़ी आ रही है वो समझ में आता है, ब्लर दिखता है, ठीक है। अब समझ में आ गया, लेकिन इसका कारण पूछा जाता है, ऐसा हुआ क्यों? प्रेस बायोपिया का कारण क्या है? तो इसके दो कारण हैं भाई। उम्र के साथ आप ही बताओ, मसल्स, बूढ़े लोगों की मसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है या मसल्स जो है वो वीक हो जाती है। तो हमारी आंखों में भी तो मसल था, कौन सा मसल? सिलेरी मसल्स। तो ओल्ड एज में हमारे आंखों की सिलेरी मसल्स क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। तो ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी, यानी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, किसकी? लेंस की। तो आई लेंस के फ्लेक्सिबिलिटी के कम हो जाने के कारण और सिलेरी मसल्स के वीक हो जाने के कारण ना नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है, ना दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है, और ऐसे डिफेक्ट को हम कहते हैं क्या? प्रेस बायोपिया। और इसको ठीक करने के लिए हम कैसा लेंस यूज करेंगे? तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों टाइप का लेंस यूज करना होगा, और ऐसे लेंस को हम कहते हैं बाइफोकल लेंस। क्या कहते हैं? बाइफोकल लेंस, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब बाइफोकल लेंस का मतलब वो कॉम्बिनेशन होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स का, है ना, कॉम्बिनेशन होता है। जैसे ये है, ऐसा समझ लो। तो जो लोअर वाला पार्ट है, लोअर पार्ट, वो कॉन्वेक्स लेंस का बना होता है, और वो किस में मदद करता है? वो पास, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स में मदद करता है। हेल्प इन नियर विजन, हेल्प्स इन नियर विजन, यानी पास के ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो आप इस चश्मे में नीचे वाले लेंस से देखेंगे जो कॉन्वेक्स होता है। और इस लेंस का, इस बाइफोकल लेंस का जो अपर पोर्शन है, लिखा है ना, द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव लेंस। ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। और ये जो कॉनकेव लेंस है वो किस में मदद करता है? वो बूढ़े लोगों को दूर के ऑब्जेक्ट, इट फैसिलिटेट डिस्टेंट विजन, है ना, डिस्टेंट विजन, यानी दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करता है। और ऐसा लेंस जिसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों हो, ऐसे लेंस को बाइफोकल लेंस कहते हैं। डन? समझ में आ गया? तो आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्या? अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक है, वो है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मतलब कि जब किसी प्रिज्म से लाइट एंटर करती है तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। लेकिन उसके पहले आपको ये डायग्राम पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चन भी आता है। प्रिज्म जो किसका बना है? ग्लास का बना है। तो प्रिज्म बना है ग्लास का, बाहर क्या है? एयर। आप खुद बताओ, लाइट जब एयर से ग्लास में जाएगी या ग्लास से वापस एयर में आएगी तो लाइट क्या बेंड होगी? आप कहोगे हाँ, यानी लाइट का क्या होगा? रिफ्रैक्शन। और जब लाइट का रिफ्रैक्शन होगा तो देखो
ये लाइट इंसिडेंट रे है, ये प्रिज्म का लैटरल फेस है, और इस चेहरे पर प्रिज्म पर जो लाइट गिरती है इंसिडेंट होती है, तो एरो से पता चलेगा। हो सकता है एग्जाम में ये एरो इधर से बना दे तो फिर ये वाली इंसिडेंट रे हो जाएगी, लेकिन फिलहाल इस डायग्राम में ये वाली इंसिडेंट रे है, PE इज ए इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे का और इस प्रिज्म के सरफेस से अगर हम एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन बनाएं तो ये लाइन क्या कहलाएगी? नॉर्मल। तो इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर ये जानी थी सीधे, लेकिन एयर से ग्लास तो किधर बेंड होगी? तो रेयरर से डेंसर जा रही है तो टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये नॉर्मल इधर है तो ये ऐसे बेंड हो जाएगी, है ना। ये देखो किधर बेंड हुई? नॉर्मल की तरफ। तो अब ये रे कैसे जा रही है? ऐसे सीधे। तो ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, जो कि प्रिज्म के बेस के बिल्कुल पैरेलल होगी। तो रिफ्रैक्टेड रे ने ये जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। अब रे ये जब बाहर आएगी तो अब ये डेंसर से रेयरर जा रही है, तो अब ये किधर मूव करेगी? तो इस नॉर्मल से दूर मूव करेगी। तो जाना था सीधे, लेकिन नॉर्मल से दूर, तो दूर हो गई। अब ये ऐसे जा रही है। तो ये रे जो बाहर निकल रही है ये होती है एमर्जेंट रे। और एमर्जेंट रे ने इस नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनाया ये होता है एंगल ऑफ एमर्जेंस। ये एग्जाम में पूछा जाता है। और एक और एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एंगल ऑफ डेविएशन। इंसिडेंट रे और ये जो एमर्जेंट रे है, इनके बीच में बनने वाला ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है। जैसे मान लो इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे ऐसे, तो अगर इनके बीच में एंगल बन रहा है 60 डिग्री तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म आपको देखना बहुत जरूरी है। और जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट एंटर करती है तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, और ये जो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है तो आपको ये 7 कलर का जो बैंड नजर आता है इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। और ये फिनोमिना कि व्हाइट कलर का ग्लास प्रिज्म से स्प्लिट हो जाना 7 कलर में, यही फिनोमिना कहलाता है डिस्पर्सन। अब सबसे ज्यादा कौन बेंड हो रही है? तो देखो सबसे ज्यादा बेंड हो रही है वॉयलेट, इसीलिए वो सबसे नीचे है। तो मैक्सिमम बेंडिंग किस में होती है? वॉयलेट में। तो यानी वॉयलेट कलर के लिए ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। और मिनिमम बेंडिंग किस में होती है? कौन कलर सबसे कम बेंड होता है? वो होता है रेड कलर। अच्छा, सारे कलर बराबर अमाउंट में नहीं बेंड हुए, कोई ज्यादा बेंड हुआ कोई कम बेंड हुआ, ऐसा क्यों? बताओ बताओ, आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना। ऐसा क्यों? इसका कारण बताया गया है कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विथ रेस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू द प्रिज्म। द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट while the violet most. Thus the rays of each color emerge along different path and thus become distinct. यानी कि देखो, जब ये लाइट व्हाइट लाइट जब ग्लास में क्या कर रही है? एंटर कर रही है, तो एयर से ग्लास तो बेंड होगी। अब ये जो बेंड होगी वो बराबर बेंड नहीं होगी, कोई कलर ज्यादा बेंड होगा, कोई कलर कम बेंड होगा। तो बेंडिंग डिफरेंट है, इसीलिए आपको सातों कलर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, डिस्टिंक्टली दिखाई दे रहे हैं। और इस 7 कलर के बैंड को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, जहां वॉयलेट कलर सबसे नीचे है, यानी प्रिज्म के बेस के करीब है वॉयलेट कलर, और सबसे दूर, बेस से दूर कौन है? रेड। तो यहां मैंने एक ट्रिक बनाया है कि जैसे गाना आया था ना, बेबी को बेस पसंद है, तो बेस को क्या पसंद है? वॉयलेट पसंद है। बेस को, किसके बेस? प्रिज्म के बेस को वॉयलेट पसंद है। ठीक है, अब आइजैक न्यूटन, वही फोर्स वाले जिन्होंने फोर्स की खोज की थी, लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया था, तो उन्होंने सोचा
कि अगर हम इस प्रिज्म के बगल में एक और प्रिज्म रख दें तो दूसरा प्रिज्म इस 7 कलर को क्या करेगा, और ज्यादा स्प्लिट कर देगा, तो हमें 7 की जगह और ज्यादा कलर दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब उन्होंने इस प्रिज्म, दो आइडेंटिकल प्रिज्म होने चाहिए, तो दो आइडेंटिकल प्रिज्म को एक दूसरे के कंपैरिजन में इन्वर्टेड पोजीशन में रखा, यानी अगर एक सीधा है तो दूसरा उल्टा। तो उन्होंने ये देखा कि पहला प्रिज्म व्हाइट लाइट को क्या कर रहा है, 7 कलर में स्प्लिट कर रहा है, लेकिन जो दूसरा प्रिज्म है वो 7 कलरों को वापस से मिला दे रहा है, और दूसरे प्रिज्म से जब लाइट निकल रही है तो वो कैसी लाइट है, व्हाइट लाइट। यानी जब जब प्रिज्म का नंबर क्या होगा, इवन मतलब या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, तो हमेशा बाहर क्या निकलेगा, व्हाइट लाइट। व्हाइट एंटर करेगी और व्हाइट ही बाहर निकलेगी। लेकिन अगर प्रिज्म का नंबर ऑड है, ऑड मतलब जैसे 1 है या 3 है, 5 है, तो व्हाइट एंटर करेगी लेकिन बाहर क्या निकलेगी, 7 कलर निकलेगी। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ठीक है। अब ये जो डिस्पर्सन हुआ ये तो ग्लास प्रिज्म से हुआ। नेचर में भी डिस्पर्सन होता है, लेकिन वो प्रिज्म के थ्रू नहीं होता है, वो पानी की बूंदों से होता है, और उसके कारण जो डिस्पर्सन होता है और क्या बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है, उसे कहते हैं रेनबो। तो रेनबो क्या है, बरसात के मौसम या जब भी बारिश होती है उसके बाद जब धूप निकलता है तो इंद्रधनुष, रेनबो का जो फॉर्मेशन होता है वो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। तो जब सन की लाइट हवा में प्रेजेंट पानी की बूंदों यानी वाटर ड्रॉपलेट से जब पास होती है तो 3 चीजें होती हैं। क्या क्या 3 चीजें होती हैं, देखो लिखा है। डिस्पर्सन भी होता है, क्या होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, डिस्पर्सन भी होता है, और क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्लेक्ट इंटरनली। तो डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो पानी की बूंदें हैं वो सन से आने वाली लाइट को 7 कलर में स्प्लिट कर देती है, और वो 7 कलर आपको सन के अपोजिट साइड नजर आते हैं, इंद्रधनुष के फॉर्म में, रेनबो के फॉर्म में। तो रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम जहां डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो सन की लाइट है वो 7 कलर में आपको स्प्लिट होकर रेनबो के फॉर्म में दिखाई देती है। तो ये ध्यान रखना, रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम जो आसमान में नजर आता है। लेकिन रेनबो हमेशा किधर बनता है, रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन। एक तरफ सन होगा, बीच में पानी की बूंदें होंगी, सन से आने वाली लाइट को दूसरी तरफ 7 कलर में स्प्लिट करेगा, तो सन के अपोजिट साइड ही तो रेनबो दिखाई देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं इस डिस्पर्सन के बाद जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या है, देखो हमारे एटमॉस्फेयर में ना बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, है ना। डस्ट का पार्टिकल्स है, स्मोक का पार्टिकल है, गाड़ी के जो धुएं से स्मोक पार्टिकल्स निकल रहे हैं, आप कोयला जला रहे हो, कोयले से कार्बन पार्टिकल्स निकल रहे हैं, धूल गर्दा है ना, फिर वाटर मॉलिक्यूल है, पानी है हवा में, और वाटर मॉलिक्यूल के अलावा गैसेस हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। कौन कौन सी गैसेस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, इनके मॉलिक्यूल हैं कि नहीं। तो ये सारे पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट हैं, ये सारे प्रेजेंट हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब होता क्या है कि जब सन की लाइट आती है और इन पार्टिकल से टकराती है, तो जब सन की लाइट आती है और पार्टिकल से टकराती है तो ये क्या हो जाती है, पार्टिकल इसको अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर देता है, बिखेर देता है, स्कैटर कर देता है, और इसी फिनोमिना को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। अब हवा में, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज है उस हिसाब से वो पार्टिकल्स ब्लू कलर को ज्यादा स्कैटर करते हैं, और ब्लू कलर ज्यादा बिखरेगा तो आंखों में ज्यादा एंटर करेगा ब्लू कलर,
और आंखों में ज्यादा ब्लू कलर एंटर करेगा तो आसमान भी नीला ज्यादा दिखता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, या आसमान का नीला रंग होने के पीछे कौन सा फिनोमिना है, तो आंसर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग के कारण ही लाइट का पाथ नजर आता है जब वो किसी सोल्यूशन से पास होती है, कोलाइडल सोल्यूशन से। तो इसी इफेक्ट को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो जो टिंडल इफेक्ट है, टिंडल इफेक्ट स्कैटरिंग के कारण ही होता है। ठीक है, किसी मान लो कि आपने पानी लिया, पानी में क्या किया आपने, चीनी और पानी में आपने मिट्टी विट्टी कुछ पार्टिकल्स डाल दिए ऐसे, तो वो लाइट को क्या करेंगे, पार्टिकल स्कैटर करेंगे और उस वजह से लाइट का रास्ता नजर आएगा। तो स्कैटरिंग के कारण जब पाथ नजर आता है, रास्ता नजर आता है लाइट का, तो इस फिनोमिना को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और आसमान का नीला दिखना इज ऑल्सो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब कौन सी कलर की लाइट ज्यादा स्कैटर होगी ये डिपेंड करता है पार्टिकल के साइज पे। यहां देखो साफ साफ लिखा है, द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। जब बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, वेरी फाइन पार्टिकल्स, वो ब्लू कलर को ज्यादा स्कैटर करते हैं, वाइल पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज, वो बड़ी बड़ी वेवलेंथ की जो लाइट होती है। अब वेवलेंथ की लाइट, तो अब जो हमारे 7 कलर होते हैं स्पेक्ट्रम में, है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो अगर वेवलेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा, है ना। तो सबसे ज्यादा अगर हम इधर जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रही है ना, लैम्डा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की, सबसे कम किसकी होती है, वॉयलेट की। तो अगर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है तो ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर होगा, और पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा है तो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट, ब्लू तो यहां है, अब ब्लू से भी ज्यादा लॉन्गर वेवलेंथ, तो इन सभी का हुआ, ये वाले कलर ज्यादा स्कैटर होंगे। ठीक है, और इफ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स इज लार्ज एनफ, तो जो स्कैटर्ड लाइट है वो वाइड भी नजर आ सकती है। ठीक है, और अगर स्कैटरिंग नहीं होगी तो आसमान नीला नहीं दिखाई देगा। इसीलिए जब हम अंतरिक्ष में मतलब आप स्पेस में जाते हो तो स्पेस में सब काला दिखता है, क्यों, वहां तो कोई पार्टिकल ही नहीं है, नो पार्टिकल, नो स्कैटरिंग, और नो स्कैटरिंग तो ब्लू कलर नहीं दिखेगा, तो काला दिखता है। ठीक है, क्लियर। तो यहां हमारा आज का ये जो चैप्टर है ह्यूमन आई का वो कंप्लीट होता है, प्रॉपरली रिवाइज हो जाता है, और आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हाँ, जो डायग्राम है वो सारे डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, बहुत जरूरी है। अगर रेनबो का डायग्राम आएगा तो बताए कौन सा डायग्राम आएगा, ये वाला डायग्राम आएगा रेनबो फॉर्मेशन में। इसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, रिफ्रैक्शन हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्सन, 3 चीजें हो रही हैं, तो ये एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा पर्सनल टेलीग्राम मिल जाएगा, ये रहा मेरा पर्सनल टेलीग्राम, और इस पर मैं रेगुलर बेसिस पे जो भी लाइव सेशन लेता हूं उसका PDF, ठीक है, जो भी मेरे लाइव क्लासेस की अपडेट है, शॉर्ट्स, पोल के फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, PYQ, फिर हर सेशन का PDF देता हूं, NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछता हूं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछता हूं। यानी आपको देखो, अब ये ह्यूमन आई का ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो मैंने यहाँ टेलीग्राम पर आपको सभी को पहले ही बता दिया कि NCERT डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जब पढ़ रहे हो तो इस डायग्राम को अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन आता है। तो ये ऐसी चीजें आपको जो रेगुलर हम मुझसे कनेक्ट होने में आपको टेलीग्राम ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो प्लीज जाइए अभी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, और इस टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस टेलीग्राम लिंक को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी कनेक्टेड रहें। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि क्लास 10th की जो हमारी फैमिली है वो लगातार बढ़ती रहे, और आप सबको मैं टॉप कराना चाहता हूँ। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।